Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. My name is Nasma Nasir, roll number 18028, Department of Biochemistry, second semester evening. Today the topic of my presentation is congenital disorder of glycosylation. This is also known as carbohydrate deficient glycoprotein syndrome, which is abbreviated as CDG. आज हम देखेंगे congenital disorders of N-linked glycosylation and multiple pathway overview. फर्स्ट ऑफ ऑल congenital disorder of glycosylation होता क्या है? Congenital disorder of glycosylation are a group of inherited metabolic diseases that affect a process called glycosylation. CDG हमारे पास एक ग्रुप होता है इनहेरिटेड मेटाबॉलिक डिजीज़ का जो कि एक प्रोसेस को अफेक्ट करता है, उसे हम कहते हैं ग्लाइकोसाइलेशन. देन ग्लाइकोसाइलेशन क्या होता है? ग्लाइकोसाइलेशन इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बाय विच ऑल ह्यूमन सेल्स build long sugar chains that are attached to proteins which are called glycoproteins. ग्लाइकोसाइलेशन हमारे पास एक कम्प्लेक्स प्रोसेस होता है जिसमें शुगर चेन्स जो होती हैं प्रोटीन्स के साथ अटैच हुई होती हैं जिन्हें हम ग्लाइकोप्रोटीन्स कहते हैं. नेक्स्ट, देयर आर मैनी स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रोसेस एंड ईच स्टेप इज ट्रिगर्ड बाय टाइप ऑफ प्रोटीन कॉल्ड एंजाइम. Individuals with CDG are missing one of enzyme that is required for glycosylation. The type of CDG that a person has depends on which enzyme is missing. बेसिकली ये डिजीज़ हमें तब होती है जब हमारा कोई एंजाइम मिस होता है. अब जिस तरह का एंजाइम मिस होगा उसी टाइप की बीमारी होगी क्योंकि इसमें एंजाइम जो होता है वो स्पेसिफिक होता है. हमने ग्लाइकोसाइलेशन तो देख लिया, अब हम एन-लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन देख लेते हैं. N-linked glycosylation is attachment of an oligosaccharide, a carbohydrate consisting of several sugar molecules, sometimes also referred to as glycan, to a nitrogen atom, the amide nitrogen of asparagine residue of protein in a process called glycosylation. इसमें हमारे पास ग्लाइकैन होती है जो कि नाइट्रोजन एटम के साथ अटैच हुई होती है, इसे हम N-linked ग्लाइकोसाइलेशन बोलते हैं. यहाँ N-linked ग्लाइकोसाइलेशन का टैग शो हुआ है जिसमें ग्लूकोज मालिक्यूल्स हैं, मैनोज भी है और नीचे 2 फॉस्फेट ग्रुप्स भी होते हैं. देन हम इसकी लोकेशन देख लेते हैं. N-linked ग्लाइकोसाइलेशन टेक्स प्लेस इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये जो हमारा प्रोसेस होता है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, ये हमारा ऑर्गन है. देन इसका पर्पस क्या है? मैनी ह्यूमन डिसऑर्डर्स ऑफ ग्लाइकोसाइलेशन पाथवेज हैव नाउ बीन आइडेंटिफाइड. दे इंक्लूड डिफेक्ट्स इन सिंथेटिक पाथवेज for N-linked oligosaccharides, O-linked oligosaccharides, shared substrates, glycophosphatidylinosytol anchors and dolichols. अब ह्यूमंस में इस डिसऑर्डर की डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो आइडेंटिफाइड हो चुकी हैं जिनमें N-linked भी आता है, O-linked भी आता है, शेयर्ड सबस्ट्रेट्स भी आते हैं और एंकर्स भी आते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ N-linked पे फोकस करेंगे. देन हम इसके गोल्स की बात कर लेते हैं. इसके गोल्स में मैं आपको सबसे पहले क्लिनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्क्राइब करूँगी, देन इसकी काजेस बताऊँगी, देन हम इवैल्यूएशन स्ट्रेटजी देखेंगे, फिर हम इसकी मैनेजमेंट देखेंगे, देन लास्ट पे हम इसकी जेनेटिक काउंसलिंग को देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्लिनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं. ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर्स ऑफ ग्लाइकोसाइलेशन टेक्स प्लेस इन इन्फेंसी. मीन्स के CDG की जितनी भी टाइप्स की हमें बीमारियाँ लगेगी वो बचपन में होंगी हमें. रीज़न, because of important biological functions of oligosaccharides in both glycoproteins and glycolipids, incorrect synthesis of these compounds result in broad multisystem clinical manifestations. ये हमें बचपन में लगती है और इसकी वजह क्या है? क्योंकि हमारी इनकरेक्ट सिंथेसिस हो रही होती है ग्लाइकोप्रोटीन्स की भी और ग्लाइकोलिपिड्स की, जिसकी वजह से हमें ये बीमारी बचपन में ही लग जाती है. अब इसमें होता क्या क्या है? फेलियर टू थ्राइव. इसमें ये होता है कि जो बच्चे होते हैं ना उनका जो वेट होता है वो बहुत ही कम होता है, मीन्स कि वो बहुत ज़्यादा दुबले पतले होते हैं. डेवलपमेंटल डिले होता है, वो डेवलप नहीं कर पाते. हिपेटोपैथी होती है, डिजीज़ ऑफ लीवर जिसे कहते हैं. हाइपोटोनिया हो जाता है. न्यूरोलॉजिक एबनॉर्मेलिटीज़ आती हैं. हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है. प्रोटीन लूजिंग एंटीरोपैथी जिसे हम इंटेस्टाइन की डिजीज़ कहते हैं. आई एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती हैं. इम्यूनोलॉजिक फाइंडिंग्स में एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती हैं. उसके बाद स्किन एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती हैं और स्केलेटल फाइंडिंग्स एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती हैं. For many types of CDG, the phenotype is not completely known because only a few affected individuals have been reported. अब हम CDG N-linked की फर्स्ट टाइप को देखते हैं जिसे हम PMM2 CDG कहते हैं या फिर CDG IA.
The typical clinical course of PMM2-CDG has been divided into an infantile multi-system stage, late infantile and childhood. अब इसमें क्या होता है? Ataxia intellectual disability stage and adult stable disability stage. अटैक्सिया इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी स्टेज में हमारे पास लॉस ऑफ कंट्रोल ऑफ बॉडी मूवमेंट्स होता है. मीन्स कि जो हमारी बॉडी की मूवमेंट्स होती हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं. देन हम देखते हैं इन्फेंटाइल मल्टी सिस्टम स्टेज. द मोस्ट कॉमनली सीन स्टेज इज करेक्टराइज बाय फेलियर टू थ्राइव. वही कि जो बच्चे होते हैं उनका वेट बहुत ज़्यादा कम होता है, इन्वर्टेड निपल्स, एबनॉर्मल सबक्यूटेनियस फैट डिस्ट्रीब्यूशन, सेरिबेलर हाइपोप्लासिया. हाइपोप्लासिया हम कहते हैं इनकम्प्लीट डेवलपमेंट को, इन कॉम्बिनेशन विद फेशियल डिस्मॉर्फिज्म एंड डेवलपमेंटल डिले. देन इसकी न्यूरो इमेजिंग भी की जाती है. अब हम इसमें क्या देखते हैं? एनलार्ज सिस्टोर्ना मैग्ना एंड सुपीरियर सेरिबेलर सिस्टर्न इन लेट इन्फेंसी टू अर्ली चाइल्डहुड. बोथ इंफ्राटेंटोरियल एंड सुप्राटेंटोरियल चेंजेस कंपैटिबल विद एट्रोफी. एट्रोफी कहते हैं डीजनरेशन ऑफ सेल्स को. देन डेनिवेगर malformations and small white matter cyst. Myelination that varies from normal to delayed maturation. Areas of edema followed by focal necrosis. Necrosis हम कहते हैं death of the cells. Edema swelling होती है. In those who have had a recent stroke-like episodes means जो हमें झटके लगते हैं एपिसोड्स में. फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, उसको 5 मिनट के लिए झटका लगा है, फिर थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल हो जाता है, फिर उसके बाद उसको दोबारा वही से झटके उसको लगने स्टार्ट हो जाते हैं. देन हम देखते हैं इसकी सेकंड टाइप जिसे MPI-CDG-IB बोलते हैं. अब इसमें बच्चों को क्या होता है? इसमें साइक्लिक वॉमिटिंग होती है, प्रोफाउंड हाइपोग्लाइसीमिया होता है, फेलियर टू थ्राइव, लीवर फाइब्रोसिस, एंटीरोपैथी मीन्स इंटेस्टाइन डिजीज. दिस क्लिनिकल कोर्स इज़ वेरिएबल इवन विद इन फैमिलीज. एक ही फैमिली के सब इंडिविजुअल्स में ये डिज़ीज़ वेरी करेगी. फॉर एग्जांपल किसी को वॉमिटिंग होगी, किसी को एंटीरोपैथी हो जाएगी, किसी को कुछ हो जाएगा. इस तरह से ये वेरी करती है. देन हम देखते हैं IC टाइप जो कि कॉमन टाइप है. द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन may be milder than PMM2. Stroke-like episodes and peripheral neuropathy have not been reported. इसमें हमारे पास stroke-like episodes जो है ना वो अभी तक रिपोर्टेड नहीं हुए हैं. देन हम इसकी रेयर फीचर्स को देखते हैं जिनमें ब्रैकिडेक्टाइली आती है. जिन बच्चों की फिंगर्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती हैं उसे हम कहते हैं ब्रैकिडेक्टाइली. डीप वेन थ्रोम्बोसिस, सूडो ट्यूमर सेरेब्री एंड रेटिनल डिजनरेशन. देन हम इसकी ID टाइप की बात करते हैं जिसमें हमारे पास सिर्फ 11 इफेक्टेड इंडिविजुअल्स जो हैं वो डिस्क्राइब हुए हैं. अब उनको क्या होता है? स्फीयर न्यूरोलॉजिक इन्वॉल्वमेंट होती है, माइक्रोसेफेली होती है, सीजर्स होते हैं, स्केलेटल एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं और आई एनोमैलीज होती हैं. अब माइक्रोसेफेली क्या होती है? इसमें जो बच्चों का हेड होता है ना वो स्मॉलर होता है नॉर्मल बच्चों से. बाकी स्केलेटल एबनॉर्मेलिटीज़ भी आ जाती हैं और आई वगैरह की भी आ जाती हैं. देन हम देखते हैं IE. इसमें स्वेयर डेवलपमेंटल डिले होता है, माइक्रोसेफेली होती है, सीजर्स, अटैक्सिया मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, लॉस ऑफ कंट्रोल ऑफ बॉडी मूवमेंट्स, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, आई एबनॉर्मेलिटीज़, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्वॉल्वमेंट. देन हम इसकी IF टाइप देखते हैं जिसमें अभी तक सिर्फ हमें 5 इंडिविजुअल्स की रिपोर्ट आई है. अब उनको क्या होता है? स्वेयर डेवलपमेंटल डिले होता है, जनरलाइज स्केली इरिथमेटिक स्किन होती है, मतलब उनकी स्किन जो होती है ना वो उस पर रेडनेस होती है. और अटैक्स ऑफ हाइपोटोनिया, मसल्स डिफ़िकल्टी टू मूव, उनके जो मसल्स होते हैं ना वो इजीली मूव नहीं कर सकते. देन हम IG टाइप देखते हैं. इसमें क्या होता है? जनरलाइज्ड हाइपोटोनिया होता है, फीडिंग डिफ़िकल्टीज आती हैं, सीजर्स, माइक्रोसेफाली और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस. लें जी, इसमें हमारे पास रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस आते हैं. इसके अलावा इसमें हाइपोगोनाइडिज्म, कार्डिक एनोमैलीज और डिक्रीज्ड कोएगुलेशन फैक्टर्स भी आते हैं. देन हम IH की बात करते हैं. इसमें क्या होता है? स्फीयर मल्टी सिस्टम सीजर्स होते हैं, डिस्टिंक्टिव फेशियल फीचर्स, एंटीरोपैथी विद इज डिजीज ऑफ इंटेस्टाइन, हिमेटोपोइटिक इश्यूज मतलब मेच्योर ब्लड सेल्स होते हैं इनमें. देन हम II टाइप देखते हैं. एन इंडिविजुअल एज 6 years हैड बाइलेटरल आइरस कोलम्बस, यूनिलेटरल कैटरैक्ट, इन्फेंटाइल स्पैम्स beginning at age 4 months and severe developmental delay, coagulation factors were abnormal. इसमें हमारे पास जो 6 years का बच्चा है ना वो रिपोर्ट हुआ है जिसके फीचर्स मैंने आपको बता दिए हैं. देन हम IJ टाइप देखते हैं. करेक्टराइज्ड बाय हाइपोटोनिया, इंट्रैक्टेबल सीजर्स, डेवलपमेंटल डिले, स्केलेटल एनोमैलीज एंड माइक्रोसेफेली. ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ. देन हम IK देख लेते हैं.
स्फीयर डेवलपमेंटल डिले होता है, हाइपोटोनिया होता है, लीवर डिसफंक्शन और कार्डियोमायोपैथी। इसमें हमारे पास लीवर और हार्ट की भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। देन हम IL टाइप देखते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें माइक्रोसेफेली होती है, हाइपोटोनिया, जो हमारे मसल्स होते हैं ना वो मूव नहीं कर सकते, मीन्स कि उनकी स्ट्रेंथ जो होती है ना वो लूज़ हो गई होती है। डेवलपमेंटल डिले होता है, सीजर्स होता है, हिपैटोमेगली मीन्स एनलार्ज लीवर, पेरिकार्डियल इफ्यूजन होती है, रिनल सिस्ट बनते हैं, स्केलेटल डिस्प्लासिया मीन्स एब्नॉर्मल सेल्स प्रोडक्शन, देन सेरिब्रल एट्रोफी, डिलेड माइलिनेशन होती है इसमें। ओके, then IM type, dilated cardiomyopathy in combination with muscular dystrophy phenotype and severe fatal multiple system syndrome। अब इसकी फीचर्स में हमारे पास हाइपोटोनिया आता है, इक्थायोसिस आता है, मीन्स अनकॉमन स्किन डिसऑर्डर्स। इसमें हमारे पास ऐसे बच्चे देखने को मिलते हैं कि उनकी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई होती है, हमें पता ही नहीं चलता है कि इन्हें कौन सी बीमारी है। देन सीजर्स एंड माइक्रोसेफेली। अब हम IN टाइप देखते हैं। इसमें हमारे पास विजुअल डिस्टर्बेंसेस होती है, फीडिंग डिफ़िकल्टीज आती हैं एंड हेयरिंग लॉस होता है। देन हम IO टाइप देखते हैं। इसमें अ सिंगल डिस्क्राइब्ड इंडिविजुअल डायग्नोज्ड एट एज 27 ईयर्स हैड अ लो नॉर्मल IQ एंड माइल्ड मसल वीकनेस। शी प्रेजेंटेड इनिशियली एट एज 11 ईयर्स विद माइल्ड मसल वीकनेस एंड वैडलिंग गेट, स्ट्रोक लाइक एपिसोड्स एट एज 21 ईयर्स। देन IP टाइप। इसमें क्या होता है, डेवलपमेंटल डिले होता है, स्ट्रैबिस्मस होता है, सीजर्स। स्ट्रैबिस्मस हमारे पास ना क्रॉस्ड आइज होती हैं, मीन्स के ऐसे बच्चे ना जो कि जिनका फोकसिंग पॉइंट जो होता है ना वो एक पॉइंट नहीं होता, उनकी जो आइज़ होती हैं ना वो डाइवर्ज हो जाती हैं, वो एक पॉइंट पे फोकस ही नहीं कर पाते। One infant developed an unusual fat pattern around age 6 months. She had persistent vomiting and gastric bleeding at age 2 years. देन IQ टाइप। इसमें क्या होता है, कॉन्जेनिटल आई मैलफॉर्मेशन होती है, निस्टैग्मस विच मीन्स आइज अनकंट्रोल्ड मूवमेंट्स। ऊपर हमने पढ़ा क्रॉस्ड आइज, यानी कि एक पॉइंट पे फोकस नहीं कर पा रहे होते बच्चे। अब इसमें क्या होता है कि आइज अनकंट्रोल्ड मूवमेंट्स, किसी भी तरफ उनकी मूवमेंट हो रही होती है वो अनकंट्रोल्ड होती है, उनके कंट्रोल में होती नहीं है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड सेरिबेलर अटैक्सिया। अटैक्सिया मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ये ना हमारे पास कंट्रोल ही नहीं होता है बॉडी मूवमेंट्स का, हमारी बॉडी मूवमेंट हो रही होती है लेकिन हम उसे कंट्रोल नहीं कर पाते। देन हम IR टाइप देखते हैं। अ चाइल्ड वाज डिस्क्राइब्ड प्रेजेंटिंग विद फेलियर टू थ्राइव, hepatic dysfunction at 3 years. Child walked but continued to have fine motor delays and minimum speech development. Then MAGT1 CDG was reported in a family with mild cognitive impairment and 2 boys with more severe cognitive involvement. The mother is reported to have mild cognitive impairment. Cognitive impairment हमें कहते हैं हमारी जो मेमोरी होती है ना वो डिफ़िकल्ट हो जाती है, मीन्स हमें ना हमारी याददाश्त बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, हमें कुछ याद ही नहीं आ रहा होता, तो इस टाइप में हमें ये होता है। Then TUSC3 CDD has been described in 12 individuals with non-syndromic moderate to severe cognitive impairment and normal brain MRI. Then ALG13 CDG was described in one child with microcephaly, hepatomegaly, edema, intractable seizures who died at age 1 year. ये बच्चा ऐसा था कि जो कि 1 साल के बाद उसकी डेथ हो गई थी। PGM1 CDG डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, क्रोनिक हेपेटाइटिस होता है और फैटीग मीन्स थकावट हो जाती है बच्चों को। देन IW जो है ना टाइप, उसको देखते हैं। इसमें हमारे पास 2 बहन भाई जो थे वो डिपोर्टेड हुए थे, ठीक है। अब उनको क्या था, कोग्निटिव इम्पेयरमेंट थी, फेलियर टू थ्राइव, सीजर्स और सेरिब्रल एट्रोफी थी उनको। देन IX टाइप, अ सिंगल इंडिविजुअल विद माइक्रोसेफेली, severe developmental delay, failure to thrive, seizures, disorder, liver abnormalities have been described. Then IY is an X-linked disorder in which males have microcephaly, cognitive impairment and seizure disorder. इसमें ये होता है कि जो मेल्स होते हैं ना उसमें ये डिजीज़ होती है। MAG21 MGAT2 CDG individuals have facial dysmorphism, stereotypic hand movements and seizures. Then 2B recurrent infections along with hypogammaglobulinemia. One infant had also hypoplastic genitalia, hypoventilation and generalized edema. Hypoventilation means shortening of breath. बच्चों को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही होती है। देन हम 2C टाइप देखते हैं जिसमें हमारे पास बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो जाते हैं बच्चों को, हाईली एलिवेटेड पेरिफेरल ब्लड ल्यूकोसाइट्स होते हैं।
देन हम 2D टाइप देखते हैं। इसमें हमारे पास डेंडी-वेकर मेलफॉर्मेशन होती है, कोएगुलेशन एब्नॉर्मलिटीज़ आती हैं, एलिवेटेड काइनेज कंसंट्रेशन होती है। देन SLC35A2CDG हम देखते हैं, ये हमारे पास एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर होती है लीडिंग टू severe early onset encephalopathy which means damage to the brain. Then GMPPA-CDG, इसमें हमारे पास बच्चों को क्या होता है, एकलेसिया होता है, मीन्स कि उनका जो इसोफेगस होता है ना वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, ठीक है। अलेक्रीमा, इसमें हमारे पास एबनॉर्मल टीयर प्रोडक्शन हो रही होती है। गेट एबनॉर्मलिटीज़ वर आल्सो सीन। अब यहाँ तक तो हमने सिंगल पाथवे डिसऑर्डर देख लिए। अब हमारे पास आते हैं मल्टीपल पाथवे डिसऑर्डर्स, जिसमें हमारे पास फर्स्ट टाइप है 2E की। डिसमॉर्फिक फेसेस होते हैं विथ स्मॉल माउथ, मीन्स के बच्चों के जो फेस होते हैं ना उनकी कोई ऐसी शेप नहीं होती है और उनके जो माउथ होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं। शॉर्ट नेक होती है, रिंकल्ड एंड लूज स्किन, एडक्टेड थम्स होते हैं, ओवरलैपिंग लॉन्ग फिंगर्स, प्रोग्रेसिव जॉन्डाइस मीन्स उनको यरकान हो जाता है, एंड अर्ली डेथ, ऐसे बच्चे जो होते हैं ना वो उनकी जल्दी डेथ हो जाती है। देन हम 2F को देखते हैं, इसमें न्यूट्रोपिनिया हो जाता है, मींस लो नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं वो बच्चों में प्रोड्यूस होते हैं, इम्यूनो डेफिशिएंसी हो जाती है। देन 2G फीडिंग डिफिकल्टीज, फेलियर टू थ्राइव, हाइपोटोनिया, रिजोमेलिक शॉर्ट स्टेचर, कार्डिक एबनॉर्मलिटीज। रिजोमेलिक शॉर्ट स्टेचर मीन्स डिसऑर्डर ऑफ हिप एंड शोल्डर। देन 2H देखते हैं, इसमें हमारे पास इसोट्रोपिया होता है, मीन्स आइज टर्न इनवर्ट, एंड सूडो गानिकोमेस्टिया मीन्स एक्यूमुलेशन ऑफ स्टबर्न पेक्टोरल फैट। देन हम COG5CDG देखते हैं, जिसमें बच्चों में ब्लाइंडनेस होती है और डेफनेस होती है, ना तो वो सुन सकते हैं और ना वो बोल सकते हैं, वो देख भी नहीं सकते हैं। देन हम 2J देखते हैं, इसमें हमारे पास लीवर क्रिहोसिस हो जाती है, अर्ली डेथ हो जाती है और ब्रिस्क अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स होती हैं। एक्चुअली ये जो मैंने आपको बताई है ना COG5CDG, ये वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है क्योंकि इसमें ब्लाइंडनेस और डेफनेस हो रहा होता है। इसमें बच्चे जो होते हैं वो देख नहीं सकते और ना ही वो सुन सकते हैं, लेकिन वो बोल सकते हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। देन हम 2K देखते हैं, इसमें हमारे पास एबनॉर्मल वाइट मैटर जो होता है उसकी एबनॉर्मलिटी होती है। उसके बाद 2L देखते हैं, रिकरेंट इन्फेक्शंस होते हैं, एक्टोडर्मल इन्वॉल्वमेंट होती है। देन हम DHDDS-CDG देखते हैं, इसमें हमारे पास रीनल डिसफंक्शन होता है, रिटाइनिटिस पिगमेंटोसा मीन्स लॉस ऑफ सेल्स इन रेटिना। देन DPM2-CDG ऑस्टियोपिनिया हो जाता है, मीन्स हमारी जो बोन्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं। इंक्रीज्ड क्रिएटिन काइनेज कंसंट्रेशन होती है, इसमें भी हमारे पास अर्ली डेथ हो जाती है, बच्चे जो होते हैं उनकी जल्दी डेथ हो जाती है। देन MANI1B1-CDG, इसमें हमारे पास नॉन सिंड्रोमिक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, मीन्स के जो बच्चे होते हैं उनकी जो बॉडी मूवमेंट्स है वो उनके कंट्रोल में नहीं होती। देन PGM3-CDG, इसमें हमारे पास 8 इंडिविजुअल्स विथ सीवियर एटोपिक डर्माटाइटिस मीन्स एलर्जिक डिजीजेस एंड स्किन इरिटेशन, रिकरेंट इन्फेक्शंस ड्यू टू इम्यूनोडेफिशिएंसी हैव बीन डिस्क्राइब्ड। इसमें ये होता है इम्यूनोडेफिशिएंसी की वजह से ना बच्चों में एलर्जी की डिजीजेस पैदा हो जाती हैं। देन हम कासेस ऑफ कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर्स ऑफ ग्लाइकोसाइलेशन देखते हैं, इसमें हमारे पास फर्स्ट जो दिया हुआ है ना टेबल है, ठीक है। अब हम टेबल में देखते हैं, ऊपर लिखा हुआ है CDG टाइप, इसमें हमारे पास उसकी टाइप्स दी हुई हैं, जबकि सेकंड में नंबर ऑफ केसेस रिपोर्टेड, उसके बाद उसकी जीन बताई हुई है, उसके बाद प्रोटीन बताई हुई है, उसका मोड ऑफ इनहेरिटेंस लास्ट पे बताया हुआ है। अब हमें पहली जो डिजीज़ है वो PMM2-CDG है। अब इसके केसेस कितने रिपोर्ट हुए हैं, 700⁴। जीन इसकी कौन सी है, PMM2 है। प्रोटीन इसकी कौन सी है, फॉस्फोमैनोम्यूटेज 2 है, और इसका मोड ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव। इसी तरह से नेक्स्ट जो टाइप्स है ना उनके बारे में भी इन्होंने डिटेल दी हुई है हमें। देन इस टेबल में देखें, हमारे पास लास्ट पे मोड ऑफ इनहेरिटेंस सबका ऑटोसोमल रिसेसिव आ रहा है, लेकिन जो लास्ट पे है एक्स लिंक्ड आ रहा है। अब ये कौन सी टाइप है, ये MAGT1-CDG है। इसके जो केसेस रिपोर्टेड हुए हैं वो 4 हैं। जीन इसकी MAGT1 है, एंड इसकी जो प्रोटीन है वो मैग्नीशियम ट्रांसपोर्टर प्रोटीन 1 है। देन इस टेबल में हम लोग देखते हैं, हमारे पास इस टेबल में ना 3 एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस जो है ना वो डिजीज़ दी हुई हैं। अब फर्स्ट वन जो है ना ALG13-CDG है, देन उसके बाद SSR4-CDG है, और उसके बाद XL जो नीचे है ना SLC35A2-CDG दिया हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है। देन हम देखते हैं इवैल्यूएशन स्ट्रेटजी मींस जजमेंट। अब हमें CDG की बीमारी हो गई है तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें ये बीमारी हो गई है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे,
डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे। इसमें क्या होता है? द डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर ऑल एनलिंग टाइप्स ऑफ सीडीजी इज एनालिसिस ऑफ सीरम ट्रांसफेरिन ग्लाइकोफॉर्म्स आल्सो कॉल्ड ट्रांसफेरिन आइसोफॉर्म एनालिसिस और कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंट ट्रांसफेरिन एनालिसिस। अब जो टेस्ट किया जाता है ना उसे हम ट्रांसफेरिन आइसोफॉर्म एनालिसिस कहते हैं या फिर हम कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंट ट्रांसफेरिन एनालिसिस भी कहते हैं। अब हम देखते हैं इसका मेथड क्या है, हम किस तरह से इसको परफॉर्म करते हैं। दिस डायग्नोस्टिक टेस्ट इज परफॉर्म्ड बाय आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग और बाय कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस टू डिटरमिन नंबर एंड प्रेजेंस ऑफ इनकम्प्लीट साइलाइटेटेड एनलिंक्ड ओलिगोसैकेराइड रेजिड्यूज लिंक्ड टू सीरम ट्रांसफेरिन। इसको हम दो तरह के मेथड से जो इसका टेस्ट कर सकते हैं। पहले में हमारे पास आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग होती है जो कि चार्ज पार्टिकल्स को सेपरेट करती है। देन हम करते हैं कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें हमारे पास जो होते हैं ना साइंटिस्ट, वो सेपरेट करते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स को उनके साइज़ पे जो बेस करते हैं, और ये टेस्ट लेबॉर्ट्री में होते हैं। इस तरह से जो एनलिंक्ड ओलिगोसैकेराइड्स जो होती हैं ना वो सीरम के साथ लिंक्ड हुई होती हैं, तो वो नॉट कंपेरेबल होती हैं। इस तरह से वो हमें हासिल हो जाती हैं, तो फिर पता चल जाता है कि इस बंदे को ये बीमारी है। देन साइलाइलेटेड मैंने वर्ड यूज़ किया, इसका क्या मतलब है? ये फैमिली ऑफ डेरिवेटिव्स और न्यूरामिनिक एसिड्स से आई है, ठीक है। अब हम रिजल्ट्स ऑफ सच टेस्टिंग रिवील फॉलोइंग। अब हम इसका रिजल्ट देख लेते हैं कि इसमें हमें क्या रिजल्ट मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल ट्रांसफेरिन आइसोफॉर्म पैटर्न, जिसमें हमारे पास 2 ग्लाइकेन्स लिंक टू एस्पैरजिन विद 4 सिलिक एसिड रेजिड्यूज। इसमें हमारे पास 2 नॉन कंपेरेबल ग्लाइकेन्स होते हैं जो कि एस्पैराजिन के साथ लिंक्ड हुए होते हैं। हमारे पास 4 सिलिक एसिड रेजिड्यूज होते हैं। देन हम देखते हैं टाइप 1 ट्रांसफेरिन आइसोफॉर्म पैटर्न में हमें क्या रिजल्ट मिलता है। इसमें हमारे पास टेट्रासिएलोट्रांसफेरिन की कमी हो जाती है, जबकि एसिएलोट्रांसफेरिन और डाइसिएलोट्रांसफेरिन बढ़ जाते हैं। देन हम देखते हैं टाइप 2 ट्रांसफेरिन आइसोफॉर्म पैटर्न। इसमें हमारे पास ट्राइसियालो और मोनोसियालो जो है ना वो बढ़ जाते हैं, जबकि इसमें कमी किसी चीज़ की भी नहीं होती है। देन हमें नोट दिया हुआ है द डायग्नोस्टिक वैलिडिटी ऑफ एनालिसिस ऑफ सीरम ट्रांसफेरिन ग्लाइकोफॉर्म बिफोर एज 3 weeks इज कंट्रोवर्शियल। द यूज ऑफ गुच्ची कार्ड्स विद होल ब्लड सैंपल इज नॉट suggested. However, यूज ऑफ गुच्ची कार्ड्स विद ब्लॉटेड सीरम यील्ड्स एक्यूरेट रिजल्ट्स। मीन्स के जो हमारे पास ये कार्ड्स होते हैं ना, हमने इसको ब्लड सैंपल्स के साथ डायरेक्टली यूज़ नहीं करना है, हमने इसको ब्लॉटेड सीरम के साथ यूज़ करना है, तब हमें इसका एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। अब ये कार्ड्स क्या होते हैं? डॉक्टर्स यूज़ गेटी कार्ड्स टू कलेक्ट कैपिलरी ब्लड फ्रॉम इन्फेंट्स हियर एंड कार्ड्स आर सेव्ड फॉर लेटर टेस्टिंग। देन हम इनकी मैनेजमेंट देख लेते हैं, हम इनका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ मैनिफेस्टेशंस, फेलियर टू थ्राइव मीन्स के ऐसे बच्चे जिनका वेट बहुत ज़्यादा कम होता है। इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन can be fed any type of formula for maximal caloric intake. They can tolerate carbohydrates, fats and proteins. Early in life, children may do better on elemental formulas. Their feeding must be advanced based on their oral motor function. Some children may require placement of a nasogastric tube for nutritional support until oral motor skills improve. ऐसे बच्चों के लिए हमें ये करना चाहिए कि जो उनकी फीडिंग होती है ना वो एडवांस होनी चाहिए, ताकि उनका जो ओरल मोटर फंक्शन है ना वो इम्प्रूव हो सके। देन हम देखते हैं ओरल मोटर डिसफंक्शन विद परसिस्टेंट वोमिटिंग। ऐसे बच्चे जिनको खाते सारी वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, उनके लिए क्या करना चाहिए? ऐसे बच्चों को चाहिए कि वो न्यूट्रिशनिस्ट के साथ कंसल्ट करें। जो गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब होती है शुड बी एनकरेज टू ईट बाय माउथ इफ रिस्क ऑफ एस्पिरेशन इज लो। अगर उनको सांस का प्रॉब्लम है तो उनको चाहिए कि गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब जो है वो इंसर्ट की जाए। देन कंटिन्यूड स्पीच एंड ओरल मोटर थेरेपी एड्स ट्रांजिशन टू ओरल फीड्स एंड एनकरेजेस स्पीच व्हेन चाइल्ड इज डेवलपमेंटली रेडी। उसके बाद हम देखते हैं जिन बच्चों को डेवलपमेंटल डिले होता है उनके लिए क्या करना चाहिए। उनके लिए फिजिकल थेरेपी और स्पीच थेरेपी करनी चाहिए। इन्फेंटाइल कैटास्ट्रोफिक फेज जो होता है इसके लिए क्या होता है, इसकी पहले हम फीचर्स देख लेते हैं। इसमें हमारे पास सीजर्स होता है, एनासेक्रा होता है मीन्स एडिमा, स्वेलिंग हो जाती है बच्चों को। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इन अ पीडियाट्रिक टर्शियरी केयर सेंटर इज रिकमेंडेड। पेरेंट्स शुड ऑल्सो बी एडवाइज दैट सम इन्फेंट्स विद PMM2 never experience a hospital visit while others may require frequent hospitalization. मीन्स के जो बच्चे होते हैं ना PMM2 वाली टाइप के, उनको हॉस्पिटल नहीं जाना चाहिए, जबकि दूसरे जा सकते हैं। स्ट्रैबिस्मस, इसकी हमारे पास क्या, हम इसको कैसे इलाज कर सकते हैं? इसके लिए हमें चाहिए कि ऑप्थोमोलॉजिस्ट जो आई स्पेशलिस्ट होते हैं ना उनके पास जाएं। हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए हमें चाहिए कि हम ना सप्लीमेंट्स यूज़ करें।
देन हम रीनल इश्यूज़ को देख लेते हैं। इनके लिए हमें बेस लाइन रीनल अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए। देन स्ट्रोक लाइक एपिसोड्स, इसके लिए हमें क्या करवाना चाहिए, सपोर्टिव थेरेपी करवानी चाहिए। कोगुलोपैथी के लिए हमें हेमाटोलॉजिस्ट के साथ कंसल्ट करना चाहिए। इम्यूनोलॉजिक स्टेटस के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए ना हमें वैक्सीनेशन जो है ना वो रिकमेंड की जाती हैं। ऑर्थोपेडिक इश्यूज़ को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास थोरैक्स शॉर्टनिंग होती है, जिसे हम काइफोसिस भी कहते हैं। इसमें हमारे पास ना ट्रीटमेंट जो है ना वो सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है जो कि एक्सपीरियंस टीम करती है, ठीक है। इसमें एक एक्सपीरियंस टीम होती है, वो हमारा इलाज करती है। देन हम देखते हैं डीप वीनस थ्रोम्बोसिस, इसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए कि हम इसका ना रैपिड डायग्नोसिस करें ताकि बच्चों को इसके खतरे से बचाया जा सके। देन हम सर्विलेंस की बात करते हैं, मीन्स के जो ऐसे बच्चे होते हैं एनुअली उनको क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल असेसमेंट बाय फिजिशियन विद अटेंशन टू ओवरऑल हेल्थ एंड फिजिकल थेरेपी। उनकी हेल्थ जो है ना उसका अटेंशनली उसको फिजिशियन जो है ना उसको चेक करें एंड फिजिकल थेरेपी की जाए। उनकी आई एग्जामिनेशन किया जाए, लीवर फंक्शन टेस्ट किए जाएँ। जबकि हमारे पास दूसरे रिसोर्सेज में आता है पीरियोडिक असेसमेंट ऑफ ब्लीडिंग एंड क्लॉटिंग पैरामीटर्स बाय हेमाटोलॉजिस्ट। हेमाटोलॉजिस्ट मीन्स जो हमारे पास ब्लड स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं ना उनको दिखाया जाए। फॉलो अप विद एन ऑर्थोपेडिस्ट व्हेन स्कोलियोसिस बिकम्स एविडेंट। उन बच्चों में जो साइडवेज हो जाते हैं, मीन्स के वो ना एक साइड की तरफ उनका जो ज़्यादा कर्वेचर होता है ना वो एक साइड हो जाता है, ऐसे बच्चों को चाहिए कि वो ऑर्थोपेडिस्ट से ना कंसल्ट कर लें। देन हम जेनेटिक काउंसलिंग की बात करते हैं। ये क्या होती है? जेनेटिक काउंसलिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज विद इंफॉर्मेशन ऑन नेचर, इनहेरिटेंस एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स टू हेल्प देम मेक इन्फॉर्म्ड मेडिकल एंड पर्सनल डिसीजंस। मीन्स कि अगर उनको कोई डिजीज़ हो गई है ना तो वो उसके बारे में डिसीजन ले सकें। देन मोड ऑफ इनहेरिटेंस देखते हैं। ये जो ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है ना ये आगे लिखी हुई है, जबकि एक्स लिंक जो है ना वो सिर्फ एक ही है, SSR4CDG यहाँ पे हमें बताई हुई है, जिसकी जेनेटिक काउंसलिंग करेंगे। देन हम देखते हैं रिस्क टू फैमिली मेम्बर्स जिनका इनहेरिटेंस ऑटोसोमल रिसेसिव होता है। देन हम देखते हैं पेरेंट्स ऑफ प्रोबैंड। प्रोबैंड कहते हैं जो फैमिली में स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इनहेरिटेंस होता है। द पेरेंट्स ऑफ एन अफेक्टेड चाइल्ड आर ऑब्लिगेट हेट्रोजाइगोट्स। जो अफेक्टेड बच्चा होगा ना उसके जो पेरेंट्स होंगे ना वो हेट्रोजाइगोट्स होंगे। अब हेट्रोजाइगोट्स क्या होते हैं? आर नॉट एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग डिसऑर्डर। हेट्रोजाइगोट्स वो होते हैं कि जिनमें ना डिजीज़ पैदा नहीं हो सकती है। देन सिब्स ऑफ प्रोबैंड, अब उसके बहन भाई कैसे होंगे? ईच सिप ऑफ एन इफेक्टेड इंडिविजुअल हैज़ 25% चांस ऑफ बीइंग अफेक्टेड, 50% चांस ऑफ बीइंग कैरियर एंड 25% चांस ऑफ बीइंग नॉट अ कैरियर। उसके बाद अगर हम ऑफ स्प्रिंग ऑफ प्रोबैंड देखें तो इसके जो बच्चे होंगे ना उनमें इस तरह की कोई भी जो बीमारी है ना वो रिपोर्ट नहीं हुई है आज तक। देन रिस्क टू फैमिली मेम्बर्स एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, क्योंकि ये रेयर डिजीज़ होती है, इसके लिए भी उन्होंने ना इतनी रिपोर्ट्स पेश नहीं की हुई हैं। इसका उन्होंने बस रेयर सा थोड़ा सा बताया हुआ है। अगर औरत होगी ना तो उसका इफ़ अ वुमन हैज़ मोर देन वन अफेक्टेड चाइल्ड एंड नो अदर अफेक्टेड रिलेटिव्स शी हैज़ जर्म लाइन म्यूटेशन एंड इफ़ अ मेल इज़ ओनली अफेक्टेड मेंबर मदर में बी हेट्रोजाइगोट इन विच मदर इज़ नॉट कैरियर। The proportion of affected individuals male representing simplex cases is unknown। मीन्स कि ये ना अभी हमारे पास अननोन है, इसका कोई इतना खास रिजल्ट नहीं दिया है उन्होंने। देन एक्स लिंक में हमारे पास जो ऑफ स्प्रिंग होगा प्रोबैंड का वो भी अभी तक अननोन है। इसके बाद वो कहते हैं कि अगर हेट्रोजाइगोट की डिटेक्शन हो जाए ना तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होगी, लेकिन अभी तक इतना खास इसके बारे में इतनी रिपोर्ट्स नहीं आई हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं डीएनए बैंकिंग। ये क्या चीज़ है? डीएनए बैंकिंग इज स्टोरेज ऑफ डीएनए फॉर पॉसिबल फ्यूचर यूज़। मीन्स के डीएनए बैंकिंग से मुराद ये है कि हम फ्यूचर के लिए डीएनए को स्टोर कर लें। Because it is likely that testing methodology and our understanding of genes, allelic variants and diseases will improve in future। ताकि हमारी जो बीमारियाँ ना वो improve हो सकें। Consideration should be given to banking DNA of affected individuals। अभी कंसल्ट किया जा रहा है कि DNA की बैंकिंग की जा सके, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन वो सोच रहे हैं कि ऐसा किया जाए। मैंने आपसे पूरा आर्टिकल डिस्क्राइब कर दिया है। उसके बाद इसके रिसोर्सेज दिए हुए हैं, इसके रेफरेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं। ये सारे आर्टिकल के रेफरेंसेस दिए हुए हैं जिन्हें आप नोट आउट कर सकते हैं। नाउ माय आर्टिकल एंड्स हेयर एंड आज के इस आर्टिकल में मैंने आपको क्लिनिकल करैक्टरिस्टिक का इसकी कासेस, इवैल्यूएशन, स्ट्रेटजी, मैनेजमेंट और जेनेटिक काउंसलिंग के बारे में बताया। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी।
इस आर्टिकल में सबसे इंटरेस्टिंग बात जो थी वो डिजीज़ की थी, जो हमने बच्चों में पढ़ी हैं। हमने जो बच्चे देखे हैं आज तक, उनमें हम डिजीज़ देखते हैं तो हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता क्योंकि वो बहुत सारी रेयर होती हैं। और इसमें हमने देखा कि बच्चों को बहुत सी सीवियर प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, उनमें बहुत ज़्यादा डिजीज़ हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनके मल्टी सिस्टम जो होते हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम ना प्रॉपर उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें, उनका प्रॉपर केयर करें, फिजिशियन से उनको कंसल्ट करवाएं और उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं ताकि उनको कोई बीमारी ना हो। और अगर उनको कोई बीमारी है भी तो हम प्रॉपर वे में उसका इलाज करवाएं। ये ना हो कि हम उसे इग्नोर कर दें और इस तरह से उसे मल्टीपल जो है ना वो डिजीज़ लग जाएं। आई होप मेरी वीडियो आपकी अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।